Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online channel, the solution of food education. Today we are going to cover important MCQs of your food engineering and technology subject group of CUET PG 2025 एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सबको पता है, हम CUET PG एग्जामिनेशन में जो आपके सब्जेक्ट ग्रुप्स है उनमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते आ रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर। और आज उसी क्वेश्चंस का जो सेट नंबर 3 है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने CUET PG के दो सेट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए हैं, तो आप वो वीडियो जाकर हमारी प्लेलिस्ट में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दी टुडे सेशन। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि CUET PG 2025 की तैयारी के लिए फूड टेक ऑनलाइन ऐप ने आपके दोनों सब्जेक्ट ग्रुप नंबर 1 जो आपको पता है फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है, और सब्जेक्ट ग्रुप नंबर 2 जो आपका फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, इन दोनों के लिए ही डेडिकेटेड ई बुक लॉन्च कर दी है। इन ई बुक की मदद से आपको सिर्फ जो कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन जो है, जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए, वही प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप कम टाइम के अंदर अपनी पूरे सब्जेक्ट के जितने भी कोर्सेज हैं उनको अच्छे से कवर कर पाए और कम टाइम के अंदर अपनी तैयारी को एक फाइनल टच देके तैयारी पूरी करके आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। इस ई बुक के अंदर आपको फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और फूड इंजीनियरिंग के जो आपके कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से डिटेल में कवर किया गया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बनाई गई है ई बुक्स, ताकि आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ही गेन करें और बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो बुक्स के चक्कर में अपना टाइम ना दे। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन ई बुक्स को, अगर आपको अवेल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में ई बुक्स का लिंक आपको दे दिया जाएगा। वहाँ पे जाकर आपको जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप की आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके इन ई बुक्स को ईजिली अवेल कर सकते हैं। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन ई बुक्स को अवेल करने में, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ फूड टेक ऑनलाइन ने आप सबके लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। अगर आप कोर्स से अलग टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं तो आप इजीली इस टेस्ट सीरीज को भी अवेल कर सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप सबको देखने को मिल रही है, और जिसके अंदर आपके सारे टेस्ट को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं, हर टेस्ट में 75 to 100 क्वेश्चन होंगे, जिसका टाइमिंग 1.5 आवर तक आपको देखने को मिलेगा, और पूरे एग्जाम के माहौल जैसा ही इसका पूरा पैटर्न रहने वाला है। और आप इजीली जो सब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हैं, जिनमें फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और फूड इंजीनियरिंग, इन सब सब्जेक्ट्स, इन सब टॉपिक्स की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अंडर द सब्जेक्ट ऑफ फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सिमिलरली फूड इंजीनियरिंग के साथ साथ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो दूसरा सब्जेक्ट ग्रुप है आपका CUET PG का, उसके लिए भी सेम डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। हाँ, इन ई बुक्स के साथ में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि CUET PG के लिए डेडिकेटेड कोर्स भी फूड टेक ऑनलाइन ऐप ने लॉन्च कर दिया है। इस डेडिकेटेड कोर्स के अंदर आप फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और एक और कोर्स है जिसके अंदर आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग दो कोर्सेज के माध्यम से आपको दोनों सब्जेक्ट अलग अलग प्रिपेयर कराए जाएंगे। अब इसके फीचर्स की भी बात हमने की थी, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएगी, आपको सारे आपके टॉपिक्स अच्छे से कवर किए जाएंगे इन रिकॉर्डेड वीडियो में, जो आपके ऑल ओवर द इंडिया टॉप फैकल्टी है उनके द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट MCQ वीडियो भी देखने को मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपको विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी, तो वो भी आपका गलत ना हो। साथ में ई बुक्स आपको मैंने बता ही दिया कि आप अलग से भी अवेल कर सकते हो, और कोर्स के साथ में तो आपको ही मिलेगी। उसके अलावा आपको इसके फीचर में ग्रुप डिस्कशन देखने को मिलेगा। इन ग्रुप डिस्कशन में आपके साथ में जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम द फूड टेक ऑनलाइन ऐप, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो अपनी फैकल्टी है उनसे आप 24/7 कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको CUET PG के इस कोर्स में एनरोल होना है तो इसका लिए आपको विजिट करना होगा फूड टेक ऑनलाइन ऐप को। ठीक है, और ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप चाहे तो इसमें एनरोल करके बहुत कम टाइम के अंदर अपनी तैयारी को पूरा करके फ्लाइंग कलर्स के साथ में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं।
Now let's move towards our today's session. The first question is that mold growth in bread is due to, यानी जो हमारी ब्रेड के अंदर जो मोल्ड ग्रोथ है या फंजाई ग्रोथ है उसके लिए मेनली इनमें से कौन सा हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर कौन सी माइक्रोबियल स्पीशीज सबसे ज्यादा मोल्ड ग्रोथ करती है हमारी ब्रेड के अंदर, हमें ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है राइजोपस स्टोलोनिफेरा, राइजोपस ओरिजेई, एस्परजिलस नाइगर एंड एस्परजिलस ओरिजेई। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोपस स्टोलोनिफेरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेकरी इंडस्ट्री से, इसी को हम कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। या फिर आपसे एग्जाम में कई बार यूं डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि ब्रेड मोल्ड किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज को कहते हैं, तो वहां पे भी आपका सही आंसर हो जाएगा राइजोपस स्टोलोनिफेरा। ब्रेड के अंदर जो मेजर हमारी कंटामिनेशन करने वाला कोई भी फंजाई होता है तो वो मेनली यही हमारा एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड आपको नाम से पता लग रहा होगा, इसके ग्रोथ के कारण जो ब्रेड होती है उसके ऊपर ब्लैक डॉट्स बन जाते हैं और एक तरह से इसका कलर ब्लैक होता है, इसलिए ये ब्रेड के ऊपर ब्लैकिश कलर या डिस्कलरेशन ब्रेड को प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। अगर हम बाकी स्पीसीज की भी बात कर ले तो राइजोपस जो ओरिजेई होता है ये मेनली हमारा फर्मेंटेशन ऑफ फूड कॉज करता है। ये भी एक तरह की फंजाई है जो अगर ग्रोथ करेगी हमारी मोल्ड ग्रोथ करेगी तो ये क्या करेगा, मेनली एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर देता है हमारे फूड प्रोडक्ट का, यानी एल्कोहल प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें एस्परजिलस नाइजर की, एस्परजिलस नाइजर दो इसके हमारे पर्सपेक्टिव है। पहला तो ये कि फूड इंडस्ट्री के अंदर एज हम कह सकते हैं स्पॉइलेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वर्क करता है। कैसे, ये हमारा मेनली जो वेजिटेबल्स है या फिर फ्रूट्स है, ठीक है, उसके अलावा कुछ और फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के अंदर ये क्या करता है, ये ब्लैक डिस्कलरेशन शोज करता है या फिर एक तरह से उसको ऊपर ब्लैक स्पॉट्स बना देता है। ठीक है, ये भी ब्लैक डिस्कलरेशन कॉज करता है, लेकिन मेनली वेजिटेबल फ्रूट्स और कुछ और फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। दूसरा इसका एक हमारा एप्लीकेशन भी होता है फूड इंडस्ट्री के लिए। एस्परजिलस नीजर जो है ये हमारा मेनली इस्तेमाल किया जाता है सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के अंदर। कमर्शियली जो हमारे फूड इंडस्ट्री में सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है वो मेनली एस्परजिलस नीजर स्पीशीज की मदद से किया जाता है। इसके अलावा एस्परजिलस वेंटी स्पीशीज जो होती है वो भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन मेजर इसका जो सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन है वो एस्परजिलस नीजर की हेल्प से ही किया जाता है फूड इंडस्ट्री में। तो इसके दो पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं। उसके बाद है एस्परजिलस ओरिजी, ये भी मेनली फूड फर्मेंटेशन का ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारी स्पीशीज थे। ये मेनली हमारी जो सीरियल्स होती है, राइस हो गया, बार्ले हो गया, इन सब के अंदर मेनली ये मोल्ड ग्रोथ करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोपस स्टोलोनिफेरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई अगेन मेंशन फॉर यू। Now next question is that food poisoning is caused by, options are salmonella, then lactobacillus, penicillium and candida। वेरी इजी क्वेश्चन, आप देखते ही इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शंस को भी डिस्कस कर ले तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वो हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, खासकर मिल्क और डेयरी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री के अंदर जितना भी हमारा फूड का फर्मेंटेशन किया जाता है या फर्मेंटेड फूड बनाया जाता है उसमें मेनली लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकोकस स्पीशीज ही इस्तेमाल में ली जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसमें भी लैक्टोबैसिलस स्पीशीज में भी एक नाम आपने सुना होगा, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, जो कि हमारा मेनली योगर्ट फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो योगर्ट हमारा बनाया जाता है या फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट है योगर्ट, आप सबको पता है, इसको कमर्शियली जब प्रोड्यूस किया जाता है तो इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रेन इस्तेमाल किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें एक स्ट्रेन होता है हमारा लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस स्पीशीज का, और दूसरा हमारा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो स्पीशीज होती है वो मेनली इन्वॉल्व होती है। तो इस वजह से जो लैक्टोबैसिलस स्पीशीज है ये तो फूड पॉइजनिंग कॉज नहीं करती है, तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स।
उसके बाद में अगर हम बात करें पेनिसिलम की, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। पेनिसिलम आप सबको पता है एक एंटीबायोटिक होती है और ये किसी भी तरह की फूड पॉइजनिंग कॉज नहीं करती। लास्ट में अगर हम कैंडिडा की बात करें तो कैंडिडा भी एक तरह का हमारा यीस्ट होता है जो कि एज अ फर्मेंटेशन एजेंट या फिर फर्मेंटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कैंडिडा जो होती है ये भी बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में भी काम आती है, जैसे आपने नाम सुना होगा कैफिर, जो कि एक वेस्टर्न फर्मेंटेटेड डेयरी प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्शन में भी हमारा कैंडिडा जो स्पीशीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि कुछ जो कैंडिडा स्पीशीज के हमारे यीस्ट हैं वो बहुत बैड इफेक्ट भी कॉज कर देते हैं, जैसे कैंडिडा जियोट्रिकम जो होता है वो हमारा फूड स्पॉइलेज का भी वर्क करता है, ठीक है, लेकिन इसके कारण फूड पॉइजनिंग नहीं होती है कभी भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल्मोनेला। साल्मोनेला जो स्पीशीज है उस सब ये आप सबको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैथोजन है हमारा फूड इंडस्ट्री के अंदर, और ये जो है ये मेनली साल्मोनेलोसिस डिजीज कॉज करता है जिससे मेनली हमारे फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हम पैथोजन्स की बात करें फूड इंडस्ट्री के, तो उनमें हमारे लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस आ जाते हैं, साल्मोनेला तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा भी अगर हम बात करें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये इंपॉर्टेंट हमारे फूड इंडस्ट्री के अंदर पैथोजेंस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मेरेस्मस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी मेरेस्मस डिजीज इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फैट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण चिल्ड्रंस के अंदर मेनली दो मेजर डिजीजेस देखने को मिलती है, पहली तो है मेरेस्मस, ठीक है, और दूसरी है हमारी कावाशिकोर। तो इन दोनों के नाम ही आपको ध्यान होने चाहिए। मेरेस्मस में होता क्या है वो समझते हैं। देखो आप सबको पता है प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहते हैं, ह्यूमन बॉडी, यानी जितने भी हमारी मसल्स बनी है और जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बने, टिश्यूज बने, उन सब के जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है प्रोटीन, ठीक है। अब क्योंकि प्रोटीन की हमारी डेफिशिएंसी है चाइल्ड के अंदर, तो उसके कारण क्या होगा, उसकी प्रॉपर मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो यही होता है मेरेस्मस में। जो हमारा जो भी चाइल्ड होता है जिसको ये बीमारी लगी हुई होती है, डिजीज होती है, तो उसमें क्या होता है प्रॉपर उसकी मसल ग्रोथ नहीं हो पाती और बहुत ही स्किनी बॉडी होती है उसकी, ठीक है, और बिल्कुल भी उसमें मसल मास नहीं होता, वेरी लो मसल मास हमें उसका देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मेजर इसके सिम्टम्स होते हैं, उसके कारण उसे फ्यूचर में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे प्रॉपर एपेटाइट नहीं हो पाता, बहुत जल्दी वो बीमार होता है, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। तो ये मेजर इस डिजीज के सिम्टम होते हैं, लो मसल मास। आपने अगर किसी फोटो में भी मेरेस्मस हुए हुए चाइल्ड को देखा होगा तो आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा स्किनी है, बहुत ज़्यादा, और उसमें जो मसल्स है वो ना के बराबर है मसल मास, ठीक है। Now next question is that Consumer Protection Act came in year. Options are 1973, 1986, 1993 and 2006. तो the correct answer is the 1986. सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1986 में आया था, लेकिन ध्यान रखिएगा इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया था हाल ही में 2019 के अंदर विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। ओके, तो अभी हमारी कंट्री में जो एक्ट है वो 2019 वाला चल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे यहाँ पूछा गया सबसे पहले कब आया था, तो 1986 में आया था। अब नाम से ही पता लग रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का लाने के मेन रीजन या ऑब्जेक्टिव क्या रहे होंगे गवर्नमेंट के, जो भी कंज्यूमर के राइट है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अंदर बहुत सारी कंज्यूमर पैनल्स एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, ताकि जो भी कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स हैं उनको ईजिली रिजॉल्व किया जा सके, बहुत जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Now the next question is which of the following component is present highest in the whole egg, यानी अगर हम whole egg के composition की बात करें तो इनमें से कौन सा हमारा न्यूट्रिएंट या फिर कंपोनेंट सबसे ज़्यादा उसमें प्रेजेंट होता है। हमारे ऑप्शन है वाटर, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम परसेंटेज वाइज अगर होल एग की बात करें तो होल एग के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा वाटर प्रेजेंट होता है, अराउंड 76% ऑफ वाटर हमारा एग के अंदर प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अराउंड 12% ऑफ हमें होल एग के अंदर प्रोटीन देखने को मिलता है। फैट की अगर हम बात करें 10% के आसपास हमें फैट देखने को मिलता है, और अराउंड 2% के आसपास हमें कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं इन दी होल एग। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेजर हमारा फैट पोर्शन होता है एग के अंदर वो एग योक के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है वो मेजरली हमारा एग जो वाइट होता है, एग वाइट जिसे हम कहते हैं, या फिर एग सीरम, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। मेनली एग वाइट के अंदर हमारा प्रोटीन पोर्शन होता है, और फैट ज़्यादातर हमारा मेजॉरिटी ऑफ फैट किसी भी एग के अंदर उसके योक में प्रेजेंट होता है।
Now next question is that total plate count is expressed as, options are CFU per ml, cells per ml, viable cells per ml or none of the above. So the correct answer is option number A, CFU per ml. CFU की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट या फिर यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है, यूनिट्स पर एमएल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर प्लेट में जब हमने कल्चर किया, यानी न्यूट्रिएंट टका डाल के उसमें हमने बैक्टीरियल स्ट्रेन डाला और उसे कल्चर होने के लिए रखा, तो आफ्टर द इंक्यूबेशन और कंप्लीट कल्चर प्रोडक्शन उसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ कितनी हमारी कॉलोनीज प्रेजेंट है, ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनीज या माइक्रोबियल कॉलोनीज हम अगर कहना चाहें तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो उसको हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ CFU पर ml। और टोटल प्लेट काउंट में आप वायबल और नॉन वायबल सेल्स दोनों को ही काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसी तरीके से काउंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ इज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड वाटर एक्टिविटी। तो देखो दो तरह के हमारे फैक्टर होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, एक तो होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरे हमारे होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर जिसे हम कहते हैं। किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर, अब इन दोनों का आप अगर नाम से ही समझ ले तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, यानी फूड प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ग्रो होने में या बढ़ने में या कम होने में मदद करती है या उनकी ग्रोथ को रोकती है, ठीक है। तो अगर हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है वाटर एक्टिविटी, यानी हमारे जो फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर फ्री वाटर कितना प्रेजेंट है। फ्री वाटर की अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो सो द वाटर विच इज अवेलेबल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो पाए किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर, तो वाटर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा फूड प्रोडक्ट की पीएच कैसी है हमारी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक तो प्रेजेंट नहीं है, ये सब जो फैक्टर हैं, लैक ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये सब जो फैक्टर होते हैं वो मेनली हमारी ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं और ये सारे होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स या इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में जो बाहर का एनवायरनमेंट है जिसमें हमारा जो भी माइक्रोबियल या फिर फूड प्रोडक्ट रखा गया है उसको हम कहते हैं माइक्रोबियल कंडीशन, या फिर जो फूड प्रोडक्ट के आसपास की एक्सटर्नल कंडीशंस है उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे हम RH कहते हैं, RH हो गई, ठीक है, ये सारी हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती है। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और उसके अलावा गैसेस का जो या फिर एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशन होता है कि कौन कौन सी टाइप की गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, ये सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंट्रिंसिक फैक्टर या इंटरनल फैक्टर है हमारा वाटर एक्टिविटी। Now the next question is that gluten proteins are, options are water soluble, water insoluble, fat soluble and none of this। तो अगर हम ग्लूटेन प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे दो प्रोटीन्स को हम ग्लूटेन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं जो कि व्हीट में मेनली प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एक तो है ग्लियाडिन, ठीक है, एंड ग्लूटेनिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्लूटेन प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, तो ग्लियाडिन और ग्लूटेनिन को हम ग्लूटेन प्रोटीन्स कहते हैं। ये मेनली हमारे व्हीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं वो ये वाटर इनसॉल्युबल नेचर के मेजरली होते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम ब्रेड डो मेकिंग करते हैं या फिर डो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, व्हीट फ्लोर की मदद से, फ्लावर की मदद से, तो उसमें क्या होता है कि ये जो वाटर इनसॉल्युबल पोर्शन है ग्लूटेन का, ये हमारा रिजॉल्व नहीं होता है वाटर के अंदर, और ये क्या करता है, ये हमारा नेटवर्क फॉर्मेशन करता है, इलास्टिक नेटवर्क, ठीक है। और इस इलास्टिक नेटवर्क फॉर्मेशन के कारण हमारा जो डो है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी उसमें प्रोवाइड की जाती है, वो थोड़ा फ्लफी बनता है, ठीक है, उसमें एक प्रॉपर टेक्सचर आता है। तो ये जो वाटर इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी है इसकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन द इलास्टिसिटी ऑफ डो। Now next question is that most commonly used fumigant in stored grains, यानी जो हमारी stored grains होती है उनके अंदर हम fumigant की तरफ, अब fumigant क्या होते हैं? Fumigants are the chemicals which control the growth of insects, which control growth of insects and their larvae।
यानी किसी भी हमारे जो स्टोर्ड ग्रेन है उसके अंदर स्टोरेज के टाइम कोई भी हमारे इंसेक्ट्स की ग्रोथ ना हो या उनके लार्वा की ग्रोथ ना हो और हमारा एक तरह से कंटामिनेशन या स्पॉइलेज ना हो ग्रेन्स का, स्टोर्ड ग्रेन्स का, उसको रोकने के लिए हम फ्यूमिगेंट्स की सहायता लेते हैं। ठीक है, और इनमें भी मेजरली हम फॉस्फिन जो एज अ फ्यूमिगेंट इस्तेमाल करते हैं इन दी स्टोर्ड ग्रेन्स। फॉस्फिन मेनली हमारा ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एंड अदर फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फिन मेजर हमारा फ्यूमिगेंट होता है स्टोर्ड ग्रेन्स के अंदर। Now next question is that compound responsible for butter flavor is, options are diacetyl, vanillin, both A and B and diethyl। तो आप सबको ध्यान रहे जो हमारा बटर में फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक ही हमारा कंपाउंड परमिटेड है, वो है डाईएसिटाइल। डाईएसिटाइल मेनली हमारे बटर के अंदर फ्लेवर प्रोवाइड करता है और इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि 4 ppm से ज़्यादा हम डाईएसिटाइल को एज अ फ्लेवरिंग एजेंट बटर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आजकल क्या होता है, डाईएसिटाइल तो सबको पता ही है कि बटर के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट होता है, लेकिन कई जगह इसके जो पीपीएम है या अमाउंट है जो कि परमिटेड है गवर्नमेंट के द्वारा या स्टैंडर्ड्स के द्वारा, उससे ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी पूछ ली जाती है। तो ध्यान रखिएगा 4 ppm से ज़्यादा आप डाईएसिटाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे तो फ्लेवरिंग एजेंट पूछ लिया, अगर हम बटर में कलरिंग एजेंट की बात करें तो उसमें हमारा मेनली इस्तेमाल किया जाता है एनेटो। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बटर के अंदर कलरिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल होता है, तो एनेटो जो है वो मेन हमारा कलरिंग एजेंट होता है बटर के अंदर। Now next question is that which one is used for iron fortification of food product? Options are ferrous sulfate, gluconate, ferrous lactate and all। आप सबको पता है अगर हम एडिशनली कोई भी मिनरल या विटामिन या और कोई सप्लीमेंट किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर ऐड करते हैं फॉर इंक्रीजिंग दी इट्स ओवरऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन प्रोसेस या फिर फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट। अब आयरन फोर्टिफिकेशन के लिए जो हम कंपाउंड्स या केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं हमारी फूड इंडस्ट्री में, उनमें फेरस सल्फेट भी आता है, फेरस ग्लूकोनेट भी आता है और फेरस लैकेट भी आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज केमिकल कंपाउंड आर यूज्ड फॉर द आयरन फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट जूसेस इज ड्यू टू, ऑप्शंस आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ऑर्गेनिक एसिड फर्मेंटेशन एंड स्लाइम प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी इज ऑल। तो ये सारे ही फैक्टर हमारे स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट जूसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आप सबको पता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर हमारे लैक्टिक एसिड के साथ साथ सिट्रिक एसिड और कई बार एसिटिक एसिड प्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलता है, जो भी मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। और स्लाइम प्रोडक्शन भी मेनली जो हमारे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिन्हें हम लैब कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि हेट्रोफर्मेंटेटिव होते हैं, वो कुछ ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जिनसे स्लाइम प्रोडक्शन हमारे फ्रूट जूसेस में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट जूसेस। Now next question is that anti-nutritional factor which is present in egg is, options are avidin, phytic acid, saponin and tannin। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एविडिन। एविडिन दरअसल हमारा एग वाइट में पाया जाने वाला एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, यानी ये जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन है उसे रोक देता है। और कौन से न्यूट्रिएंट की, मेनली जो हमारा बायोटिन होता है, ठीक है, बायोटिन जिसे हम विटामिन B7 के नाम से भी जानते हैं। आप सबको पता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है एक, जिसमें विटामिन B1 से B12 तक बहुत सारे विटामिन होते हैं, ठीक है, उनमें जो विटामिन B7 है बायोटिन, इसके साथ जो एविडिन है इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, यानी ये जो एविडिन है ये इस विटामिन B7 या बायोटिन के साथ में बाइंड कर लेता है और इसका हमारी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, उसको पूरी तरह से रोक देता है। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या करता है, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है या हमारी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है और इसकी फंक्शनिंग है उसे पूरी तरीके से रोक देता है। तो एज एन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हमारा एविडिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें टैनिन की, तो टैनिन आप सबको पता है एक तरह से पिगमेंट है जो कि हमारा कलर प्रोवाइड करता है किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट के अंदर, हर किसी के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फ्लेवर कंपोनेंट इन फूड प्रोडक्ट कैन बी एनालाइज्ड बाय, यानी फ्लेवर प्रोडक्ट्स को हम किस टेक्निक की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर। ऑप्शन है हमारे कैलोरीमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, रियोलॉजी और साइक्रोमेट्री। सबसे पहले कैलोरीमेट्री की बात करें तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि कैलोरीमीटर जो होती है वो देखती है कि हमारे जो टेम्परेचर है या फिर थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज है किसी भी फूड प्रोडक्ट की, उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, वो कितनी हीट रिलीज और एब्जॉर्ब करता है किसी भी प्रोसेस के अंदर, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रियोलॉजी की, रियोलॉजी डिस्कस करता है व्हाट हाउ द एनी फूड प्रोडक्ट इज डील्स विद दिस स्ट्रेस और द प्रेशर, और उसके टेक्सचर में क्या क्या चेंज होते हैं। इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ अ फूड प्रोडक्ट, ओके, when external force is applied on it, okay। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइकोमेट्री की, तो साइक्रोमेट्री भी नहीं होगा। साइकोमेट्री हमारा मॉइस्ट एयर का जो बिहेवियर होता है वो किस तरह बिहेव करती है, उसके आसपास टेम्परेचर, उसकी एंथैल्पी, उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है, वो उन सब फैक्टर्स को जो डिस्कस करता है या स्टडी करता है वो होता है साइकोमेट्री, ठीक है। और साइक्रोमेट्री का मेन एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है ड्राइंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के अंदर या फिर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के टाइम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में भी दो तरह की क्रोमेटोग्राफी, एक तो गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और दूसरी हमारी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये मेनली इस्तेमाल की जाती है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स इन फूड प्रोडक्ट, ओके। अब क्रोमेटोग्राफी आप सबको पता है कि सेपरेट लेयर्स में किसी भी जो फूड प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स हैं उनको बांट दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, ओके। Now next question is that food sterilization via irradiation is also known as, options are gas sterilization, cold sterilization, neutral sterilization and all। So इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा फूड स्टरलाइजेशन जो हम इरेडिएशन की मदद से करते हैं उसे हम कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। और इरेडिएशन में मेनली हम गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और इन गामा रेज के अंदर भी अगर हमें स्टरलाइजेशन करना है, खासकर मीट और पोल्ट्री फूड प्रोडक्ट का और मेजर फूड प्रोडक्ट का, तो वैसे तो इनकी जो हमारी एक तरह से इरेडिएशन की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है प्रोडक्ट के हिसाब से, लेकिन मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए अगर हमें स्टरलाइजेशन करना है तो हमें 25 to 75 किलो ग्रे जो हमारी इरेडिएशन है, इतनी इरेडिएशन की पावर हमें चाहिए होती है ताकि हम इनको प्रॉपर्ली स्टरलाइज कर पाए। Now next question is that Defense Food Research Laboratory is located at, again a factual question। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर के अंदर, जो कर्नाटका में है हमारा, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी लोकेटेड। Now next question is that which of the following is true about wax coating of fruit, यानी जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर इंडस्ट्री के अंदर वैक्स की कोटिंग की जाती है उनके सरफेस के ऊपर, और इसके लिए मेनली हम बी वैक्स जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं इन दी इंडस्ट्री, ठीक है। अब इस कोटिंग को करने के लिए मेजर इसके फंक्शन क्या होते हैं कोटिंग के और फायदे क्या होते हैं हमें बताना है गिवन ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज सरफेस ग्लोस, यानी ये जो शाइन है फ्रूट के सरफेस की उसे बढ़ा देता है, ठीक है। सेकंड है हमारा डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन आप सबको पता है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो अपने सरफेस के ऊपर से जो वाटर है, यानी जो फ्रूट का वाटर है वो थ्रू इट्स सरफेस एक्सेल होता है, ठीक है। और इस एक्सेलेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर को ही हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है फ्रूट का जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जिससे जो टेक्सचर और फ्लेवर होता है फ्रूट का वो भी डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन जो बहुत सारे डिफेक्ट कॉज करता है उसकी रेट को कम करता है ये वैक्स। और ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज सेल्फ लाइफ, और ये जो वैक्स है ये बाहर से माइक्रोबियल जो अटैक है उससे या फिर इंसेक्ट्स के अटैक से हमारे फ्रूट को बचा के उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका आप सबको पता है ये तीनों ही ऑप्शन एकदम सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। Now next question is that ISO 14001 is related to management of, यानी ISO 14001 जो है वो इनमें से किसके मैनेजमेंट के लिए अपने स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है या गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए, एनर्जी मैनेजमेंट के लिए और फूड क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। तो आप सबको पता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ISO 22,000 के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी मैनेजमेंट जो हमें देखने को मिलता है उसके लिए ISO हमें 5001 देखने को मिलता है, ठीक है। और वहीं अगर अब हम बात करें एनवायरनमेंट की तो एनवायरनमेंट के लिए हमें देखने को मिलता है ISO 14,001 स्टैंडर्ड,
एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऑप्शन ए है हमारा एफपीओ, ऑप्शन बी एफएसएसएआई, ऑप्शन सी एगमार्क एंड ऑप्शन डी ऑल। तो सबसे पहले अगर हम एफपीओ की बात करें यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर की, तो ये हमारा जो मार्किंग है या स्टैंड एक तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है जो भी हमारे प्रोसेस्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको इंडियन मार्केट में सेल करने के लिए। ये मैंडेटरी माना जाता है ताकि उनकी जो क्वालिटी है उसको पूरी तरीके से मार्केट के अंदर इंश्योर किया जा सके और ये चेक किया जा सके कि जो भी हमारा फ्रूट प्रोडक्ट प्रोसेस्ड कंडीशन में मार्केट के अंदर है उसने सारे इंडियन स्टैंडर्ड्स को मीट किया है, ठीक है। तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। एफएसएसएआई की फुल फॉर्म आपको सभी को पता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप सबको पता है इंडिया के अंदर कोई भी फूड प्रोडक्ट आपको अगर सेल करना है तो आपको एफएसएसएआई की जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी या फिर एफएसएसएआई की जो गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली लिंक हो जाता है हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल से, क्योंकि इंडिया के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो भी स्टैंडर्ड है उनको रेगुलेट करना बनाना ये हमारा कौन काम करता है, एफएसएसएआई करता है। उसके बाद है एगमार्क। एगमार्क इंश्योर करता है जिसकी फुल फॉर्म हमारी होती है एग्रीकल्चर मार्किंग। ये इंश्योर करता है कि हमारा जो फ्रूट प्रोडक्ट है वो पूरे अच्छे से जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के थ्रू या फिर गुड हाइजीनिक प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए एक अच्छे कंडीशन में प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और इसमें किसी भी तरीके का हमारा कंटामिनेशन नहीं है या फिर इसकी बहुत जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा लो नहीं है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का हमारे पास फूड प्रोडक्ट मार्केट है। तो ये तीनों ही हमारे रिलेटेड हैं डायरेक्टली फॉर दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग एक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड फॉर कंज्यूमर इंटरेस्ट, यानी कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसे केटर करने के लिए और कंज्यूमर को एक प्रॉपर उसकी वैल्यू ऑफ मनी प्रोवाइड करने के लिए इनमें से कौन कौन से एक्ट अपना वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो वर्क करते ही हमने शुरुआत में देख लिया, ये हमारा मेनली आया था 1986 के अंदर, जिसे हमने रिप्लेस कर दिया है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। ये सब मैंने आपको बता ही दिया। और ये वर्क करता है कि कंज्यूमर जो डिस्प्यूट्स है उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और कंज्यूमर के जो राइट्स है उनको एक तरह से सिक्योर किया जाए बाय फॉर्मिंग वेरियस कंज्यूमर पैनल्स, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें एफएसएस एक्ट यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006, ओके। ये हमारा डील करता है जो भी इंडिया के अंदर फूड प्रोडक्ट्स है वो प्रॉपर एक अच्छे स्टैंडर्ड के हों, ठीक है। उसके अंदर कोई भी हमारी धांधलीबाजी ना हो, ये सब रेगुलेट करना, स्टैंडर्ड्स बनाना, उनकी टेस्टिंग जो लेबोरेटरीज होती है उन सबको एक्रीडेशन देना फूड प्रोडक्ट के, ये सारा काम हमारा किया जाता है अकॉर्डिंग टू एफएसएस एक्ट। तो ये भी कंज्यूमर राइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। उसके बाद वेट एंड मेजर एक्ट। वेट एंड मेजर एक्ट आया तो बहुत पहले था, लेकिन लास्ट इसको जो रिप्लेस किया गया द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976 से इसे किया गया। तो अभी हम यही समझ लेते हैं ये 1976 में लास्ट आया है। अब इसका वर्क है कि ऑल ओवर दी जो इंडिया है उसमें एक ही तरह के वेट मेजर्स किसी भी फूड प्रोडक्ट के लिए कमोडिटी के लिए इस्तेमाल किए जाएं, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो। एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो आप समझ ही गए, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। Now the next question is Agmark was promulgated in year. ऑप्शंस है हमारे 2004, 1987, 1937 एंड 1897। यानी कब एगमार्क को हमारा ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन मिल चुका था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1937 के अंदर सबसे पहले एगमार्क एक्ट आया था और इसे ऑफिशियली प्रोक्लेम कर लिया गया था बाय द गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेप्सिस इज, ओके। ऑप्शन है हमारे एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, एब्सेंस ऑफ लाइट। अब जो एसेप्सिस टर्म है उसका मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर या सिस्टम के अंदर प्रेजेंट ना हो। अब फूड जो सेक्टर होता है उसके अंदर एसेप्सिस जो है वो एसेप्टिक पैकेजिंग के लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर स्टेरलाइज्ड प्रोडक्ट
यानी स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है किल ऑल दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, स्टेरिलाइज प्रोडक्ट स्टेरिलाइज कंडीशन के अंदर, स्टेरिलाइज पैकेजिंग के अंदर अगर उसे पैक किया जा रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन को पूरे को हम कहते हैं एसेप्टिक पैकेजिंग, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि एसेप्सिस वह कंडीशन होती है जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, तो इस तरह की एसेप्टिक पैकेजिंग के अंदर हमारा फूड प्रोडक्ट किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। Now the next question is the allergic disease due to consumption of gluten containing food product is, यानी gluten containing food product को कंज्यूम करने से हमें कौन सी एलर्जिक डिजीज हो सकती है। तो हमारे ऑप्शन है पार्किंसन डिजीज, सीलिएक डिजीज, फीनल कीटोन्यूरिया डिजीज एंड लास्ट वन इज दी नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज तब होती है जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ग्लूटन, जो कि एक प्रोटीन हमने देखा था व्हीट के अंदर, उसको कंज्यूम कर लेते हैं हम, तब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसके खिलाफ जो है वो अनडिजायरेबल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब सीलिएक डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके अंदर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेट हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमारे ईचिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इसमें ईचिंग पेन हमें देखने को मिलता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कैनिंग इज ऑल्सो नोन एज। अब कैनिंग आप सबको पता है जो फूड प्रोडक्ट का एक तरह से हम कह सकते हैं प्रिजर्वेशन टेक्निक है, जिसके अंदर जो फूड प्रोडक्ट होता है उसको सबसे पहले हमारा एक मेटल कैन के अंदर हर्मेटिकली सील्ड पैक किया जाता है, यानी वैक्यूम पैक किया जाता है, और उसके बाद में इसे स्टेरिलाइज कर दिया जाता है थ्रू दी रेट्रोटिंग। ओके, अब कैनिंग जो थी, इसको मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि जो कैनिंग है उसको सबसे पहले फाउंड किया था या इन्वेंट किया था निकोलस एपरेट नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो इसी वजह से इन्हीं के नाम को सम्मान देने के लिए इस कैनिंग प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं एप्रिटाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ब्लैक स्पॉट इन मीट इज ड्यू टू, ये भी एक सिंपल सा आपके क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं मीट के अंदर, वो जो हमारी स्पीशीज कॉज करती है वो पेनिसिलियम नहीं है, कैंडिडा भी नहीं है, और राइजोपस भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेडोस्पोरियम। तो ये जो हमारी स्पीशीज है ये मीट को हमारे स्पॉइल करती है और उसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स कॉज करती है, विच इज द मेजर डिस्कलरेशन इन द मीट प्रोडक्ट। So these are the important 25 question related to your CUET PG एग्जाम, जो कि आज हमने डिस्कस किए। आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप फूड टेक ऑनलाइन ऐप को विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट ग्रुप के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आप हमारे चैनल पे जाके फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन, इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सब को, इन कोर्सेज को अवेल करने के बाद इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे और अपनी तैयारी को एक नई हाइट पे ले जा पाएंगे। उसके अलावा आपको अगर फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है तो आप हमारे चैनल पे जाके फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री, इन सब के जो क्वालिटी MCQs है वो एकदम फ्री में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और CUET PG के अलावा अगर आपको FCI, फूड एनालिस्ट, इन सब एग्जाम की भी तैयारी करनी है तो आप फूड टेक ऑनलाइन ऐप को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पाएंगे, आई गारंटी। ओके, तो अगर आपको हमारे ऐप को विजिट करना है तो ऐप का लिंक दोबारा मैं बता देता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे ऐप को इजीली विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।